हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये पेपर नंबर 6 है। इससे पहले 5 पेपर जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आप पेपर देख सकते हैं, सॉल्व करिए। इस समय जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने पेपर सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेपर अगर जो बच्चे जो है पेपर सॉल्व नहीं करते ना, वो उन्हीं का पेपर नहीं निकलता है, दिक्कत हो जाती है उनको, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि आंसर क्या है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है पेपर सॉल्व करने में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों से अपना शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे धीरे धीरे करके, ताकि क्या होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको पूरी जानकारी मिल जाए, है ना। पर फिर भी उसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो कितना भाग है स्थानांतरित होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, 25%, 30%, 50%, 10%। आंसर बताइए। आंसर है इसका सही जवाब है 10%। इस 10% नियम को ही, ये 10% का जो नियम है वो लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन का जो है वो 10% का सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे जब ऊर्जा जाती है तो वो अपना साथ केवल 10% ऊर्जा लेके जाती है और 90% जो है ऊर्जा का हमेशा लॉस होता है। तो ध्यान रखिएगा, 90% ऊर्जा लॉस में होती है और 10% जो है मिलती है। जैसे कि सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, और ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है, सूर्य डिपेंड है, सूर्य, फिर उत्पादक आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उत्पादक के बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, और फिर उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर सूर्य से जो है 1000 मान लीजिए यूनिट जो है ऊर्जा निकल रही है, तो इसके पास जो है केवल इसका 10% ही ऊर्जा मिलेगी इसको। और फिर जब इसके 10% मिलेगी तो उसको द्वितीयक को 10% मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। मतलब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। समझ गए होंगे क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो याद रखिएगा आप। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख जो है घटक क्या हैं। ठीक है, सभी जीव जंतु हैं, भू आकृतिक कारक हैं कि जलवायु कारक हैं कि उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी हैं। ये सभी जो है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण का संबंध है मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट से है, मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है ना। वायु वायु है, स्थल मंडल है, जीव मंडल है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो हैं ये पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो सभी इसमें जीव शामिल किए जाते हैं। भू आकृतिक जो है कारक, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, ये हो गई। जलवायु कारक जो है, जो जलवायु को निर्धारित करते हैं, जैसे मौसम जो है, कैसा मौसम है वहाँ का, तापमान कैसा है ना। इस तरीके से पृथ्वी का रोटेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक माने जाते हैं। आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये इसमें से सत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है, केला एक शाक पेड़ है, और नेपेंथिस जो है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, और रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है। मैंने कल ही रेगिस्तानी ओक का क्वेश्चन आपको कराया है और ये पिछले साल ये सीटेट का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो हाँ, बरगदों में जो है स्तंभ की जड़ें पाई जाती हैं। देखिए उनकी तनाव से कितनी जड़ें निकलती हैं, आप देख सकते हैं लटकती हुई। ठीक है, केला एक शाक पेड़ है। शाक पेड़ को मतलब वो होता है जिनकी जो है शाखाएं जो होती हैं, तना जो होती हैं वो बड़े कोमल होती हैं, हरे रंग की होती हैं, छोटे होते हैं आमतौर पे। इन पेड़ों में जो आते हैं धनिया और गेहूँ, धान, मेथी, पालक, ये जो है ये सभी शाक पेड़ हैं, ध्यान रखिएगा। और नेफेंथिस जो होता है वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके फूल होते हैं और वो खिले रहते हैं। जब उसमें कोई बड़ा सा भौरा या कीड़ा उसमें बैठता है या तितली बैठता है तो वो पौधे जो होते हैं, वो जो फूल होता है वो सिकुड़ करके अपना चारों तरफ से बंद कर लेता है, और कीड़े जो होता है उसी के अंदर बंद हो जाते हैं।
और उसी के अंदर बंद रह करके वो मर जाते हैं। तो उनसे प्राप्त जो है नाइट्रोजन उनको मिलता है, ध्यान रखिए। और रेगिस्तानी जो ओक के तने में पानी जमा रहता है, तो ध्यान रखिए ओक जो रेगिस्तानी ओक होते हैं वो पानी वाले एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ दलदली एरिया में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी से ऊपर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पानी में जड़ें होने से सड़ जाती हैं, तो इन्होंने क्या, पानी से ऊपर होंगी तो हवा में जो है जड़ें सांस ले सकती हैं, इसलिए इनकी जो जड़ें हैं पानी में जमा रहती हैं। और बहुत सारी जड़ें जो हैं, कुछ जड़ें जो हैं, जड़ों का हिस्सा जो होता है वो ऊपर रहता है पानी से, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सभी है इसके सही जवाब, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, ये सभी जो है सीटेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुके हैं और जो आने वाले समय में फिर से आएंगे। इसी तरीके से ही पेपर आता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, बस सोचना है, समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रिपीटेशन क्वेश्चंस के बहुत होते हैं। अगर आपने पेपर लगा लिया और आपका सिलेबस तब भी नहीं तैयार है, तो भी आप पास होने के चांसेस आपके पूरी तरीके से बने रहते हैं, ठीक है। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करता है, क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है इससे। अधिकांश हाथी जो है दिन में लगभग जो है 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। अधिकांश जो है बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम की पत्तियां खा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हाथी और बाघ, शेर, चीता, है ना, इन सब से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है इन सब से, कुछ 4, 5, 10 जानवर हैं उनके बारे में ज़रूर जानिए। गेंडा हो गया, है ना, इन सब के बारे में जानेंगे तो ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। हाथी तो इनका प्री टॉपिक रहता है, जानवर रहता है। हाँ, तो हाथी जो है इसका सही जवाब है। देखिए, हाथी जो है गंदे पानी में खेलते हैं, मिट्टी ऊपर फेंकते हैं अपने सूंड से, क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है, उसमें कीड़े ईड़े ना बैठ सके, ताकि उनको खिजली जैसी समस्या ना हो, ठीक है। अधिकांश जो हाथी लगभग दिन में 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं, तो ये सही जवाब है। हाँ, हाथी जो है 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं, ठीक है। और 3 महीने के हाथी का जो बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग जो है 200 किलोग्राम नहीं, इसका गलत जवाब है। ये जो बच्चे का जो होता है वो वजन होता है 2 क्विंटल के करीब, ठीक है। अधिकांश जो है बड़े हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं, तो ये भी एक सही जवाब है, 100 किलोग्राम खा जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे केवल 1 और 2 दिया हुआ है, तो हम इसको 1 और 2 मार्क करेंगे, ठीक है। और एक बात, इसकी जो हाथी की जो उम्र होती है वो एज होती है 70 साल के करीब। और ये इसका सही जवाब है एक, ए और 4, ध्यान रखिएगा, ए और बी ये गलत है दोनों। इनके बच्चे जो होते हैं वो 2 क्विंटल के होते हैं, ठीक है, क्विंटल के होते हैं। और जो हाथी बहुत कम सोते हैं, ध्यान रखिएगा, हाथी हमेशा कम सोते हैं। ये 2-10 घंटे ना सो करके ये 2 से 4 ही घंटे सोते हैं, है ना। हमारी तरह नहीं है कि जो 8-8, 10-10 घंटे सोते हों, ये 2 से 4 ही घंटे सोते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी। निम्न में से क्या जो है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है? आप ऑप्शन देखिए, वसा, खनिज, विटामिन और उपरोक्त सभी। तो थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है आपको रोगों से, शरीर में जो है जो रोग होते हैं और उनसे बचाने के लिए, तो वो है विटामिन। विटामिन युक्त भोजन खाने से जो है शरीर में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ठीक। और कुछ जो है विटामिन्स के नाम जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये ईवीएस का भी पार्ट है, ये नहीं सोचिएगा कि ये बायो या फिजिक्स का हिस्सा है, ठीक। तो इसके क्वेश्चन देखिए। विटामिन जो है मुख्यतः जो है 9 प्रकार के हैं, होते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपको इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में आप बैठ रहे हो। तो विटामिन ए जो होता है वो उसकी कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है, इसे रतौंधी हो जाता है, बौनापन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो रासायनिक नाम ज़रूर याद रखिए, और कमी वाले को याद रखिए। तो इसकी कमी से रेटिनॉल जो है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन जो B1 है उसे थायमीन कहते हैं, इससे बेरी नामक रोग होता है, और ठीक। और विटामिन B2 जो होता है उसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन जो है B4 होता है वो निकोटिनिक अम्ल कहते हैं इसे आमतौर पे डायरिया
और एनीमिया जैसी शिकायत हो जाती है। विटामिन B10 जिसे फोलिक अम्ल कहते हैं, इसे भी एनीमिया नामक शिकायत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया जो है विटामिन बी की कमी से होता है, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चंस ये बहुत पूछते हैं आजकल, क्वेश्चंस जो है एडवांस हो गए हैं। अब बार बार वो विटामिन बेरी बेरी नहीं पूछते, एनीमिया नामक रोग कहाँ से हो, किस विटामिन से होता है, तो आपको विटामिन का बी का जवाब देना है, फोलिक अम्ल देना है आंसर, ठीक है। विटामिन जो B12 होता है, ये इसे साइनोकोलाबिन कहते हैं, है ना। तो ये जो मेरुदंड जो है, कमर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन जो C है, स्कार्बिक अम्ल होता है, ये खट्टे जो है इनका सेवन करना चाहिए, खट्टी चीज़ों का। इससे मसूड़ों का जो है फूलना, सूजने लगते हैं, खून निकलने तकता है मसूड़ों से, ठीक है। अगर आपके मसूड़ों में से खून निकल रहा है तो विटामिन C की आपको कमी है। विटामिन D जो होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है, इससे रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूध, अंडा, मछली का तेल, ये सब खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन E जो होता है टेकोफेरॉल होता है, इसमें बीज, हड्डियाँ, दूध के अंडे, इस टाइप की चीज़ें, इससे जो होता है शरीर में प्रजनन शक्ति की कमी हो जाती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, आप याद रखिएगा ज़रूर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। BOD किस चीज़ का सूचक है? ये किस चीज़ का सूचक है? वायु प्रदूषक का सूचक है कि नदी प्रदूषक का सूचक है कि अम्ल वर्षा का स्तर का है या समुद्र प्रदूषक का सूचक है? तो BOD जो होता है वो नदी के जल प्रदूषण का सूचक है। BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जल में जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने से जो होता है, जल में प्रदूषण की जब मात्रा बढ़ती है, गंदगी बढ़ने लगती है, तो जल में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे। और मात्रा कम हो जाएगी तो इसमें जो पनप रहे जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, मछलियाँ मरने लगती हैं। आमतौर पर गंगा स्तर में जब गंदगी या नाले का पानी या जो फैक्ट्रियों का पानी जो है, गंदा पानी छोड़ा जाता है, तो आमतौर पे वहाँ पे आसपास जो है मछलियाँ मर जाती हैं। ये इसी कारण होता है BOD, क्योंकि उनका बढ़ जाता है पानी में। डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, मिनीमाता और इटाई रोग जैसे जो है बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों को याद कर लीजिएगा। जल प्रदूषण की बढ़ने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, शरीर में कमज़ोरी हो जाती है। और इसके जो है मछली जो है, इन जल प्रदूषण वाली जगह से मछली खाने से आपके शरीर में जो है मिनी माता रोग हो सकता है। आर्सेनिक की मात्रा जो है आपके शरीर में बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को किस गैस के रूप में जानते हैं हम इसको? तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बहुत बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे जीवनदायी गैस कहते हैं या हरित गैस कहते हैं ये फसल उत्पाद बढ़ाने वाली गैस कहते हैं या समुद्री गैस कहते हैं? तो इसे जो है ऑप्शन है, इसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, इसे हरित गृह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। ये सभी गैसेस की जब पृथ्वी का जो है वायुमंडल में जब तापमान की वृद्धि होने लगती है, तब सामान्यतः कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तापमान में वृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, EVS का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी टेट में आ चुका है, सीटेट में भी आया हुआ है। 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल जो है। तो ये ओजोन दिवस हर साल जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ओजोन ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो होते हैं समताप मंडल का हिस्सा है। समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, इसी मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। याद रखिएगा, समताप मंडल जिसे कहते हैं समताप मंडल। ये पॉइंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको समताप मंडल याद रखना। और स्ट्रेटोस्फियर भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस में समताप मंडल नहीं देते हैं, मैं कई बार खुद भी फंस चुका हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं आपको स्ट्रेटोस्फियर जिसे कहते हैं, फेयर नाम है इसे, इस मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसी मंडल में जो है वायुयान जो है उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश जैसे यान उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश जैसी घटनाएं नहीं होती, जलवायु घटनाएं नहीं होती हैं।
ये बिल्कुल अच्छी जगह होती है जहाँ पे उड़ाया जाता है प्लेन। ओजोन गैस यहाँ पाई जाती है और सूर्य, ओजोन गैस का काम होता है जो सूर्य से निकली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो हमें उससे बचाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को। ठीक, चलिए, ग्रीन मफलर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये मृदा प्रदूषण से संबंधित है कि वायु प्रदूषण से संबंधित है कि ध्वनि प्रदूषण से कि जल प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप जब मफलर कान में बांधते हैं ना ठंड से बचने के लिए, तो कान में बांधते हैं तो किस, आप कान बांध दिया इसका मतलब कान ढक गया, आपने ध्वनि से प्रदूषण से बचने के लिए बांध लिया है ना। आपको कोई तेज तेज चिल्लाए तो भी आपको सुनाई कम पड़ेगा। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन मफलर। ये होता क्या है आमतौर पर, आप देखिए गलियों में बहुत जो रिहायशी एरिया होती हैं या गलियां होती हैं उनके दोनों रोड के दोनों तरफ जो होती हैं पेड़ों की एक लंबी लंबी श्रृंखला चली आ रही होती है, बहुत लंबी लंबी, है ना। तो पूरी गली में पेड़ ही पेड़ होते हैं, पूरी गली जो होती है वो पेड़ से ढकी होती है। तो आमतौर पे इसका प्रयोग जो है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यही किया जाता है, सुंदरता बढ़ाता है। ठीक, तो अब याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटा जो तारा है उल्का, उल्का है वो है क्या चीज? उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है? तो इसका सही जवाब है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये एक तरीके से जो अंतरिक्ष का एक पत्थर होता है जो कहीं से आ जाता है और जो धीरे से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके वायुमंडलीय घर्षण की वजह से वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, और वो फुटबॉल के नुमा जितना आकृति का होता है, यही है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, या ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में जो है छाया बहुत पतली कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो इसको क्वेश्चंस को पहले देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में 2018 में आ चुका है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसका सही जवाब है ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। देखिए, जब क्या होता है, मानसून क्या होता है, जब हवाएं होती हैं पृथ्वी में, जो ये जैसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, नीचे का, ठीक, ये ऐसे 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 जाता है, बस उसके बाद मुझे नहीं याद, बन गया। तो ये जो होता है जो नक्शा, तो आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो उठने वाली जो है हवाएं होती हैं वो अपने साथ जो है नमी लेके आती है, चूँकि ये समुद्र है पूरा। ठीक, और यहाँ से क्या होता है, जब वहाँ से हवाएं चलती हैं तो ये आमतौर पे इनमें जो नमी होती है, हवाओं में जो है जल की मात्रा होती है, तो ये हवाएं जो है धीरे धीरे यहाँ से चढ़ती हुई बढ़ती हुई जब ये पर्वतीय क्षेत्र में पहुँचती हैं तो ये पार नहीं कर पाती हैं, है ना, ये पार नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब वो पर्वत से टकराती हैं तो वो वहीं पे वर्षा कर देती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ही वर्षा कर देती हैं। इसलिए आमतौर पे देखिए पर्वतों में वर्षा ज़्यादा होती है, वो इसी की वजह से होती है। इसकी वजह से जो होता है, जब वर्षा कर देती हैं तो इसीलिए जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में जो है मानसून यहाँ पे प्रभावित रहता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता। ठंडे रेगिस्तान का संबंध है, यहाँ ऐसे एरिया जो है वो लद्दाख है, लद्दाख जो याद रखिएगा, लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी जो है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन सुनिए। अभी आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा हो तो ये आप मधुबनी से रिलेटेड चीज़ को समझ सकते हैं। अभी मधुबनी चित्रकला को जो है जीआई टैग मिला था, ग्लोबल जो है भौगोलिक उसको पहचान मिली थी। आपको अगर करंट अफेयर देखना है तो ग्लोबल करंट अफेयर हमारा एक चैनल है, आप वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, मैं कमेंट में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप करंट अफेयर भी आप अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, किसी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप उसके अलावा भी आप सीटेट और इन सब के अलावा भी आप कोई और ने भी एग्ज़ाम देते होंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कोई कमी हो तो वो भी बताइए हमें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंगों का आदि का इस्तेमाल किया जाता है, या इन चित्रों में जो है इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं। ये लोक जो है चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान पर पड़ा है। ठीक है, और यह मधुबनी जो है राजस्थान के अति प्रसिद्ध जिला है।
तो इसका सही जवाब देखिए, ये जो है ये आमतौर पे जो होता है चावल को पीस करके उसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके ये बनाई जाती है। चावल, हल्दी, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये जो होते हैं वहाँ की जो है आमतौर पे जो ये पहले जो है रंगोली के तौर पे फेमस थी, दीवारों में पेंटिंग की जाती, फिर धीरे धीरे इसने जो है पेंटिंग का रूप ले लिया। साड़ियों में भी मधुबनी चित्रकला की पेंटिंग आने लग गई हैं। इसमें वहाँ के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, इन सब की आकृतियाँ बनाई जाती हैं आमतौर पर। ये लोक चित्रकला को प्रदर्शित करती है, बहुत पुरानी है। इसका संबंध इसीलिए मधुबनी जगह से है, तो इसलिए मधुबनी चित्रकला इसे बोलते हैं। नंबर इसका बाद है जो मधुबनी जो है राजस्थान का प्रसिद्ध है, तो ये गलत जवाब है। मधुबनी जो है ये बिहार में प्रसिद्ध है। ये चित्रकला बिहार और नेपाल के बॉर्डर एरिया में ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसका संबंध है 1, 2, 3, सही जवाब है इसका नंबर डी। ठीक, आयुषियन जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो इसके बारे में जानिए। ब्लैक डाटा बुक से संबंधित है, रेड डाटा बुक से संबंधित है, ग्रीन डाटा बुक से, येलो डाटा बुक से संबंधित है। ये किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, तो इसे पहले हम आंसर दे देते हैं। इसे ये है रेड डाटा बुक से संबंधित है, सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आयुषियन है क्या, ये याद रखिए। देखिए आयुषियन ही याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। इंटरनेशनल इसको यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1948 में फ्रांस में की गई थी, तो आपको ये टाइम याद रखिएगा। लेकिन आयुषियन का जो संबंध है वो डेटा बुक से है। ये क्या है, विलुप्त प्राय जो जीव होते हैं उनका एक डेटा तैयार किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, उनको बचाया जा सके, है ना, इस चीज़ के लिए। और हर साल भी डेटा तैयार होता है, याद रखिएगा। इससे हमने कई जो है विलुप्त प्राय जीवों को बचाया है, उनका संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स दो हैं। ये सुनीता जो है सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। ये अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, इसे शामिल करने का कारण क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा सही से। ये घटना जो है, ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं क्या चीज़ हो सकती है। ये घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर प्रदान करती है, या ये घटना जो है स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, या ये घटना जो है स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ये घटना जो है गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1, 2, 3। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करती, ये अंतरिक्ष की अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर रही है। अंतरिक्ष में क्या हो रहा है ना, ये चीज़ें तो हैं। देखिए ये अंतरिक्ष में ज़िंदगी को झांकने का, अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ कैसी होती है, वहाँ पे स्पेस के अंदर कैसी होती है, वो किस तरीके से क्या करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या रहते हैं, बाकी दिनचर्या कैसे करते हैं, उनका काम क्या होता है, इस सब चीज़ों को, बाकी भौतिक जो है परिस्थितियाँ समझने के स्पेसशिप में कि वहाँ पे क्या क्या बदलाव आते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या बदलाव होता है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। जो है रूढ़िबद्धता को भी जो चुनौती देती है कि भाई ऐसा कोई बहुत लोग सोचते हैं कि भाई केवल स्पेस पे लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम है, तो ये उन चीज़ों को चुनौती देती है। बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, लेकिन सितंबर सीटेट जो है सितंबर 2015 में आया हुआ है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन खूब होता है पेपर में, इसलिए याद रखिए, ये रिपीट करते हैं क्वेश्चन, इसलिए खूब लगाइए पेपर। मैंने इससे पहले 5 पेपर जो है अपलोड कर दिए, ये 6वें नंबर का पेपर है। ठीक है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना है, कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना है, या स्वतंत्र रूप से जो है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना है। ऑप्शन सोचिए, देखिए क्या है इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। बताइएगा किसने सही जवाब दिया था इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप जब ईवीएस की पढ़ाई, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो किताबों के अलावा भी आपको दिनचर्या से उन चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जब आपको टीचर बताता है ना,
कि पेड़ लगाना चाहिए, तो पेड़ आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पेड़ से छाया मिलती है, तो आप देखते हैं कि पेड़ के नीचे देखिए छाया है, वहाँ पे ठंडक होती है, धूप से बचाती है हमें, है ना। बहुत सारे पेड़ जो हैं हमें कुछ चीज़, ये सारी चीज़ों को समझते हैं आप पेड़ों के बारे में। वो चाहे न पानी के बारे में हो, आप समझते हैं कि पानी जो है जल जीवन कितना ज़रूरी है। मछलियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कि मछली जो है ऑक्सीजन ग्रहण करती है कि नहीं करती, बाहर लेते हैं तो आप वो मर जाएगी, है ना। इस तरीके की चीज़ों को आप इंटरलिंक कर पाता है बच्चा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, पहले कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना है, या शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। यहाँ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहला का, उससे पहले 15 क्वेश्चन का आंसर यही था, और इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरणा प्रेरित करना है, या बच्चों को अपने निकटतम जो है परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। इसका सही जवाब है, इसका पूछ रहा है नहीं है, तो यही है, कड़े अनुशासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे को करके सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि आप उसके साथ स्नेह की भावना रखते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछते वक्त बच्चा डरे ना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है एक टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या। मानचित्र जब आप देखते हैं, मैप देखते हैं, तो आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो वो स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने में आपकी समझ बढ़ाता है, या ड्राइंग या पेंटिंग में विलक्षण जो है कुशलता बढ़ाता है, या ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच या गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता करवाता है आपको, या अभिव्यक्तात्मक जो है योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल है। तो इसका सही जवाब है जो शामिल इसमें मानचित्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक कौशल रूप से शामिल है, इसकी जवाब तो ये स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने में आपकी मदद करता है। आप जब मानचित्र मैप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नक्शा किधर है, आप देखते हैं भारत की जो है मैप में स्थिति कहाँ है, अन्य देशों के बारे में आप जानते हैं। वो पूर्व में पड़ता है कि उत्तर में पड़ता है। आप जब तक ग्लोब में नहीं देखेंगे आप कैसे समझेंगे कि एक इक्वेटर का हिस्सा है ना, कि ये पोल का हिस्सा है। इन सारी चीज़ों की जो है आप मानचित्र देख करके ही समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आज भी उनको मैपिंग देखना नहीं आता है। तो अगर आपको मैपिंग नहीं देखना आता है तो आप एक छोटा सा मैप ले आइए, ठीक है, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लाइए और उसको देखिए केवल उन चीज़ों के बारे में, और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसमें नोट करा करिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपका ये सब चीज़ें जानना, बहुत ज़रूरी है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं। कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो किस जगह स्थित है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक। प्राथमिक स्तर पर जो है आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए, तो छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार अथवा और कक्षाकार देना चाहिए। यह शिक्षक द्वारा जो है सतत और अवसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। यह प्रत्येक सप्ताह जो है औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। यह अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं करानी चाहिए। तो इसका सही जवाब है, इसमें कह रहा है कि क्या आकलन में शामिल करना चाहिए। तो ये टीचर के द्वारा जो है उनका जो भी जितना भी उसका विकास हुआ है वो उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, ताकि बच्चे के अगर कोई कमी हो तो वो स्कूल में घर में जा कर के उसमें थोड़ा सा सुधार अपना प्रयास से भी उसको सुधार सके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग करी जाती है ताकि बच्चे की जो है खूबियाँ और कमियाँ कुछ बताई जा सके, उनमें सुधार के तरीके बताए जा सकें, अगर पेरेंट्स को नहीं आता है तो भी, ठीक है। इसलिए बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा पेरेंट्स को जाना चाहिए, किसी को भी जाए, जो आमतौर पे मम्मी हो या पापा हो, जो इस चीज़ को समझ सके कि बच्चे में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे सुधारा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए। ये पूरा इस चीज़ को पढ़िए। देखिए ऐसे बड़े क्वेश्चंस केवल आपकी क्षमता का समझने के लिए करते हैं, ये बाकी इनमें कुछ नहीं होता। इन क्वेश्चंस में इनमें सिर्फ केवल एक पॉइंट होता है जिनको समझ करके पूरा आंसर लगा दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस केवल आपका समय वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप इसको पढ़ें उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि पेपर्स लगाइए आप, ताकि आपका जो है धीरे धीरे पेपर से जो है आपका जो है क्षमता जो है बढ़ जाएगी, आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उनमें से कुछ भी नहीं उगाया जाता, उनमें कुछ नहीं उगाया जाता है।
खाली छोड़ के चले जाते हैं। इस भूमि में बांस, अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। ये राख जो है भूमि को उर्वरक बनाती है। ध्यान रखिएगा, ये राख जो है उर्वरक बनाती है। तो क्वेश्चन कल को पूछ सकते हैं कि जो खरपतवार जलाने से क्या है कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो हाँ, उर्वरा शक्ति बढ़ती है ज़मीन की, ठीक है, उर्वरक बनाती है। ये जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उनमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? देखिए, सिंचाई खेती, सहकारी खेती, सीढ़ीनुमा खेती, झूम खेती। तो झूम खेती इसे कहते हैं, इसका सही जवाब है, क्योंकि ऐसी खेती झूम झूम करके की जाती है। मतलब आज खेती की, इस साल खेती की, फिर या 2 साल 3 साल खेती की और फिर उसको 2 साल के लिए इस खेती को छोड़ देते हैं, ताकि उसमें जो है मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति कमज़ोर ना हो, उसमें फिर से न्यूट्रिशनल जो है चीज़ें फिर से वापस आ जाए। वो इसीलिए देखिए खरपतवार हो जाता है तो उसे उखाड़ते नहीं, उसको जला देते हैं, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? ये आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्र की खेती होती है। इसमें क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, पठार जैसे एरिया मिट्टी होती है, वहाँ पे क्या होता है, बैरिकेड टाइप लगा देते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे टीले लगा देते हैं। जब पानी बरसता है या पानी लगाया जाता है तो उन टीलों की वजह से पानी रुक जाता है। अगर वो टीला ना लगाए तो पानी पूरा ऊपर से नीचे चला जाएगा, सिंचाई सही से हो नहीं पाएगी, इसीलिए इसे सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं, ठीक है। सिंचाई खेती आप जानते हैं, सहकारी खेती जो सरकारी जो खेतियाँ होती हैं, है ना, वहाँ से खाद पानी लेकर के ये सब चीज़ें। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं? तो इसका क्या है, कौन सी संभावना इसमें, कौशल की आकलन की कौन सी संभावना नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है प्रयोग, इसका आंसर है, ये इसकी संभावना नहीं है। बाकी क्या है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, चर्चा करते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पे चर्चा करते हैं, है ना, ठीक है। सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे सिंपल है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ये, बच्चों की जो है दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। जिस भाषा में बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं उसमें जो है कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ रखनी चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी जगे। इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किताब बुक्स बनाते वक्त उनको ना खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उन पर्यावरण अध्ययन उनको हो सकता है कि भ्रमण भी कराना चाहिए ताकि वो चीज़ों को देख सके। अगर पेड़ वो किताब में देख रहे हैं तो उनको ये भी दिखाइए कि बाहर देखिए पेड़ कैसा दिखता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। हमारे देश में निम्न स्थानों में कौन सा जो है ठंडा रेगिस्तान है? मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था। ठंडा रेगिस्तान जो हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन में बता दिया था आपको आंसर उसमें, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? ये लद्दाख है। रेगिस्तान का संबंध होता है, देखिए रेगिस्तान का संबंध होता है जहाँ पे सभी प्रकार की जो है जलवायु क्रियाएं नहीं होती हैं। मतलब वहाँ बारिश नहीं होती, हर साल की बात कर रहे हैं, जैसे बारिश ना होना, टाइम से बारिश ना होना, गर्मी, बरसात, धूप, इस तरीके की चीज़ें जो है क्रियाएं बहुत मिसिंग होती हैं, ये इसे रेगिस्तान कहते हैं, ठीक। और ठंडा का मतलब है वो ठंडी जगह होती है जहाँ पे जलवायु क्रिया नहीं होती। वहाँ ठंडी है तो बारिश नहीं होगी, धूप पर्याप्त नहीं मात्रा में नहीं निकलती है, ठीक। तो लद्दाख ऐसा क्षेत्र है, याद रखिएगा। नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है तो 2 साड़ियाँ खरीदती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये ईवीएस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, उन साड़ियों के नाम याद रखना है आपको। पोचमपल्ली कलमकारी, या पोचमपल्ली कांजीवरम, या कलमकारी चंदेरी, या कलमकारी कंथा साड़ियाँ हैं। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश की 2 फेमस साड़ियाँ हैं, वो पोचमपल्ली और कलमकारी है, याद रखिएगा। कांजीवरम जो साड़ी है वो तमिलनाडु की है, ये लिख लीजिए तमिलनाडु, अगर आपको नहीं पता है तो ये तमिलनाडु की फेमस साड़ी है। और चंदेरी जो है, ये चंदेरी एक सिल्क साड़ी है, ये मध्य प्रदेश की फेमस साड़ी है, मध्य प्रदेश। तो अगर कोई मध्य प्रदेश का हो तो चंदेरी साड़ी के बारे में जानता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित जो है विकल्प को चुनना है हमें।
तो निम्न में से कौन से जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? इसमें क्या है? पर्यावरण का आकलन और अध्ययन करना है, ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट है यहाँ पे। तो परियोजना कार्य बनाना, या क्षेत्र भ्रमण करना, या जर्नल जो है लिखना नॉर्मली, ठीक है, या विचार जो है मानचित्र करना। तो पर्यावरण अध्ययन का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, देखिए, क्षेत्र भ्रमण है, ठीक है, और परियोजना कार्य है, ठीक है। लिखना जो है वो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा तकनीक नहीं है। और विचार मानचित्र, बच्चे के लिए मानचित्र का अध्ययन कराना, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। परियोजना कोई काम करने के लिए बोल देना, जैसे कि पेड़ लगाओ बेटा, है ना, तो इस सारी चीज़ों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ा जा सकता है कि कोई ड्राइंग बनाइए, ठीक, जो इसकी तरह दिखे, है ना, या जू में ले जा करके उसको शेर चीते से सीता दिखाइए कि ये देखिए किस तरीके से दिखता है, ये दहाड़ता इस तरीके से है, हाथी दिखाइए, है ना। जलवायु से रिलेटेड है तो उसको नदियों के दर्शन कराइए, जैसे अगर आपके आसपास जो है गंगा नदी हो या अन्य नदियाँ हो तो वो दिखाइए कि इस तरीके से नदियाँ बहती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्षेत्र भ्रमण भी उसी में हो जाएगा, ठीक। पर्यावरण अध्ययन में जो है रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोल प्ले क्या होता है कि मतलब किसी कार्य को, मेन जो है इवेंट होता है कार्य, जैसे आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से पहले किन किन चीज़ों को करते हैं, वो ही रोल प्ले होता है। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जो है सक्रियता को सुनिश्चित करना, या विद्यार्थियों में जो है सामाजिक कुशलता को जो विकसित करना, या विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, ठीक। तो इसका सही जवाब है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जो सक्रियता को बढ़ाना होता है, सुनिश्चित करना होता है। रोल प्ले का मतलब होता है जब कार्य किसी मेन इवेंट को करने से पहले जो काम किया जाता है वही रोल प्ले होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल से सिंपल है, पेड़ लगाने से पहले आप जो है खुरपी लेके आते हैं जिससे गड्ढा खोदा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसका नाम बताइएगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आप खुरपी से गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर मिट्टी मिलाते हैं, खाद मिट्टी का मिक्सचर करते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं, है ना, फिर उसमें पानी डालते हैं, उसको पेड़ को अच्छे से कस देते हैं मिट्टी दबा करके ताकि पेड़ उड़े ना ही। फिर ये सारी जो है प्रक्रियाओं को वो बच्चा करता है, ठीक है। तो उसकी कार्य करने की जो है सक्रियता भी बढ़ जाती है बच्चे में, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। ये वृक्ष जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो रेगिस्तान में पाया जाता है? इसकी लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता कभी भी, दीमक जैसे कीड़े या चीटियाँ जो है ऊपर जो है वो सब नहीं लगते हैं इसमें। और इसकी छाल जो है दवा का कार्य करती है, ठीक। और इसकी फलियों की जो है सब्जी बनती है। तो इसमें से कौन सा है? खेजड़ी, खजूर का, या नागफनी, या रेगिस्तानी ओक? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है खेजड़ी, ये खेजड़ी वृक्ष है। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने बता दिया था, ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जड़ें जिसमें पानी जो है पेड़ के ऊपर तक, ज़मीन के ऊपर होता है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं ताकि सांस ले सके, है ना। नागफनी पौधे जो होते हैं वो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ठीक। खजूर तो आपने जानते ही होंगे। खेजड़ी जो होता है वो इसका आंसर है। खेजड़ी को दवा के रूप में भी यूज़ करते हैं, इसकी जो है सब्जियां बनती हैं, प्रचुर मात्रा होती है, इसमें प्रोटीन की जो है बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए बहुत फेमस है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। होमवर्क जो है, अगर आप पर्यावरण से में एक रिलेटेड होमवर्क का यूज़ करते हैं तो उसका क्या यूज़ होना चाहिए? तो पुनरावृत्तीय प्रबलीकरण प्रदान करना है, या विस्तारित जो है अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना है, या समय का सदुपयोग करना है, या उपयोग सभी। तो अच्छा गृह कार्य का होता है विस्तारित जो है अधिगम, है ना, कि चुनौतियां जो है गृह कार्य दिया ही जाता है इसलिए ताकि वो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सपैंड करें, जो स्कूल में पढ़ाया गया है उस चीज़ को नोट करें, सोचें, समझें। कुछ उस कार्य में करते हुए चुनौतियां मिलेंगी आपको, कुछ नया क्वेश्चन होगा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं कि जो पढ़ाया गया है सब चीज़ें बोर्ड में लिखा कर रिपीटेशन ही, उसमें कुछ नया डाल दिया जाता है ना, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी जो है एक ही वक्त में जो है एक ही चीज़ देख सकते हैं, या दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, या कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, या एक ही चीज़ नहीं देख पाते, एक भी चीज़ नहीं देख पाते? तो इसका सही जवाब देखिए क्या है। तो ये जो पक्षी होते हैं दो अलग अलग चीज़ें एक समय में देख पाते हैं, दोनों आंखें अलग रोटेशन में कर लेती हैं। ध्यान रखिए, वो पक्षी जो है वो पीछे भी देख लेते हैं और पीछे का भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें जो होती है इस तरीके से होती हैं कि वो पीछे और आगे दोनों का देख सकती हैं। तो आप अगर पक्षी पकड़ने के सोच रहे हैं पीछे से तो आप गलती कर रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे, ध्यान रखिएगा।
और एक पक्षी है जो 360 डिग्री घूमता है, वो है उल्लू। और पक्षी जो होता है वो आमतौर पे जो होते हैं रात में जो है सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं, याद रखिएगा, रात में उनको सफ़ेद और काला ही दिखता है, ऐसा नहीं कि कोई अन्य रंग भी दिखता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा 5 की क्लास है, तो इसमें क्या हो, शिक्षक जो है अनुराग जैन अपने शिक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से कहते हैं कि सोचो और बताओ अगर 1 महीने तक बिजली ना आए तो क्या होगा, ठीक है, बच्चों से, ठीक है। तो इसमें वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए बच्चों की कल्पना का विकास करना होता है। बिजली के उचित और न्याय संगत उपयोग पर बल देना है। छात्रों को जो है बिजली के स्रोतों के विषय में जो है जानकारी देना है, ठीक है। वहाँ केवल बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं आने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ में है आंसर इसका जो सबसे ज़्यादा निहित है वो है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए कि बच्चों में जो कल्पनाशीलता और सोचने की कुशलता का विकास करना है, ना कि आप चारों मार्क मत करिएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ बेस्ट आंसर जो होते हैं उन चीज़ों को समझिए। इसमें लाइन में लिखा है कि वास्तविक जो चिंताओं को समझने के लिए वो सारे बच्चा जो है उस चीज़ को कल्पना में सोचेगा कि बिजली नहीं आई तो मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए मेरी फ्रिज भी बंद हो जाती है, मेरी चॉकलेट पिघल जाएगी, मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी, इसलिए मुझे यूज़ तो बहुत कम ही करना है, बिजली का ध्यान से यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि वेस्ट करूँ मैं बिजली। वो सारी चीज़ों को सोचता है और यस उसके अंदर प्रश्न पूछने की भी क्षमता बढ़ने लगती है। अगर उसके बारे में कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो वो सोचेगा, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही जवाब ये है आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, आखिरी है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई बात हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, ये पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन हो मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन की जो है कक्षा 5 की जो है NCERT की पाठ्य पुस्तक में एक प्रकरण दिया गया है, कौन कहाँ से आए जी। इस प्रकरण में देसी विदेशी सब्जियों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत क्या आ रहा है, परिवार, मित्र, यात्रा, आवास या भोजन। तो ये देखिए यहाँ विदेशी सब्जियों के बारे में आए हैं, तो ये कौन कहाँ से आए जी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ये भोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आज का जो है 30 क्वेश्चंस जो है समाप्त हुए। इसमें 15 क्वेश्चंस जो है, देखिए 15 कोई भी एग्ज़ाम होगा, CDP के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में जो होता है, चाहे EVS का कोई भी पेपर हो, उसमें जो है 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो चाइल्ड जो है पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान रखिए 15 क्वेश्चन जो हैं, यही नहीं कि आप 15 क्वेश्चन पे फोकस करें, NCERT क्वेश्चन के लिए आपको जितना ज़्यादा पेपर हो सके वो लगाइए, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन उसी पे ही पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि लिंडमान का जो है 10% का नियम कहता है ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है, और जब एक दिशा से ऊर्जा प्रवाह जाता है, ऊर्जा जाती है दूसरे में खाद्य श्रृंखला में, तो 10% ही ऊर्जा का संचय करती है। उसी तरीके से 90% ऊर्जा का जो है लॉस होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो छोटा बनता है कि छोटा बनता है ना। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए इसके लिए पेपर ज़रूर लगाएं, ठीक है। थैंक यू।